नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है अर्नब गोस्वामी केस। अर्नब गोस्वामी केस के साथ दो पहलू जुड़े हुए हैं। पहला चीज़ तो ये है कि अर्नब गोस्वामी केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन, और दूसरा है फ्रीडम ऑफ प्रेस। अर्नब गोस्वामी केस के साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस का भी पहलू जुड़ा हुआ है। हालांकि ये दोनों ही अपने आप में एक बड़े टॉपिक हैं, इसीलिए हम आज की वीडियो जो हमारी होगी उसको हम केंद्रित करेंगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। तो आज हम बात कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन की। तो इस बात को आगे बढ़ाने से पहले हमें एक बैकग्राउंड को भी जानना चाहिए कि कब क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये मामला लाइमलाइट हुआ है। तो बात है 16 अप्रैल 2020 की, जब 3 संत मुंबई से सूरत की जो यात्रा कर रहे थे, उन्हें महाराष्ट्र के पालघर में ग्रामीणों द्वारा घेर कर उनकी इतनी निर्ममता से पिटाई की जाती है कि उनकी मौत हो जाती है। वहाँ पर दुखद पहलू ये होता है कि पुलिस मौजूद होती है, लेकिन पुलिस अपने आप को इतना असहाय पाती है कि वह उन संतों को बचा नहीं पाती है। इसके बाद ये तुरंत घटना पूरे देश में छा जाती है। मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरफ इसकी बात होती है, हर तरफ बहस होती है, और एक कम्युनल एंगल निकल कर सामने आना शुरू होता है कि कहीं ये हिंदू और मुसलमानों के बीच की लड़ाई थी। लेकिन पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करती है, अरेस्ट होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, तो पता चलता है कि इसमें जो है कोई भी कम्युनल एंगल नहीं है। जो एक्यूज्ड हैं, जो विक्टिम हैं, वे सभी एक ही धर्म के हैं। 101 लोगों की गिरफ्तारी होती है, और इसके बाद जब ये मामला पता चलता है कि इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है, और उसके बाद भी 21 अप्रैल को अर्नब गोस्वामी एक अपना टीवी शो जो उनका प्राइम टाइम है उसमें वो बात करते हैं और वो अपनी बात को रखते हैं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे ये आता है कि वो सोनिया गांधी के ऊपर पर्सनल कमेंट करते हैं। वे हिंदू मुस्लिम के बीच कुछ उकसावे वाली बात करती हैं जिससे ऐसा हो कि हिंदू मुस्लिम हार्मोनी को खतरा हो। वो प्रोवोकेशन करते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे ये डर होता है कि हो सकता है कि उससे मुसलमानों के प्रति हिंसा हो सकती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ पूरे देश में कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा, कई बाकी और लोगों द्वारा उनके खिलाफ पूरे देश में कई एफआईआर होती हैं 22 अप्रैल 2020 को। और फिर इसी बीच 23 तारीख की रात में, आधी रात के वक्त लगभग, अर्नब गोस्वामी एक वीडियो शेयर करते हैं और वो कहते हैं कि जब वो आज अपनी पत्नी के साथ अपने स्टूडियो से वापस अपने घर लौट रहे थे तो 2 लोग उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका, उनके कार की खिड़की तोड़ दी और उन पर हमला किया। और वो कहते हैं कि ये लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और राजनीतिक रूप से उन पर ये हमला हुआ है। 23 तारीख को ही वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं, और जिस पर 24 तारीख को सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होती है। अब हम ये देखते हैं कि वो याचिका किसके विरुद्ध दायर की जाती है। आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए वे जो है याचिका ये दायर करते हैं, और इसमें जो पक्षकार होते हैं, पक्षकार बनाया जाता है भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को, राजस्थान सरकार को, जम्मू कश्मीर सरकार को, तेलंगाना सरकार को। मुख्य रूप से ये लोग पक्षकार बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अर्नब गोस्वामी इस याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से क्या याचना उन्होंने की थी। इस याचिका के माध्यम से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है आर्टिकल 32 के तहत दाखिल की थी, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये प्रेयर की थी कि उनके खिलाफ जो आइडेंटिकल सारी कंप्लेंट्स और एफआईआर्स दर्ज की गई हैं उनको क्वैश किया जाए, और इस बात का स्टे दिया जाए कि उनके खिलाफ जब तक ये केस न्यायालय में पेंडिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट में जब तक ये केस पेंडिंग है, तब तक कोई भी कोर्सिव एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया जाएगा। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक डबल बेंच के द्वारा, और निम्नलिखित फैसले और आदेश इसमें दिए गए। पहली चीज़ तो ये कही गई कि देश में जितनी भी एफआईआर कंप्लेंट दर्ज हुई है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, उन पर स्टे दिया जाए, और एक कंप्लेंट जो कि नागपुर में दर्ज हुई थी उसको मुंबई के NM जोशी मार्ग स्थित पुलिस स्टेशन पर ट्रांसफ़र उसका किया जाए, और वहाँ पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए जांच की। दूसरी चीज़ ये कही गई कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, अर्नब गोस्वामी को 3 वीक का स्टे दिया जाता है कि उनके खिलाफ
कोई भी कोहर्सिव एक्शन स्टेप जो है नहीं लिया जाएगा इन जो FIR दर्ज हुई हैं इनके सापेक्ष में। और तीसरी चीज़ ये हुई कि अगर अर्नब गोस्वामी चाहें तो वो CRPC 438 के अंडर सेक्शन 438 वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। और उनको एक रिलीफ ये दी गई कि जो है जब तक ये 3 हफ्ते का टाइम है, अगर इस बीच कोई नई FIR भी दर्ज होती है तो उसके बारे में भी समझा जाएगा कि वो स्टे उस FIR पर भी लागू है। और इसके अलावा जो उन पर हमला हुआ था उसके बारे में उच्चतम न्यायालय ने कहा, मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि अगर अर्नब गोस्वामी सुरक्षा के लिए अगर कोई एप्लीकेशन देते हैं तो उनको उनके घर पर या उनके कार्यालय पर उनको वो सुरक्षा प्रदान कराई जाए। इसके बाद अगले दिन जो है मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी को नोटिस देती है कि आप आइए, हम आपकी जांच करेंगे। अर्नब गोस्वामी नहीं आते हैं। फिर दोबारा एक नोटिस दी जाती है, वो उस पर भी नहीं आते हैं। फिर जब तीसरी नोटिस होती है तो वे 27 अप्रैल 2020 को मुंबई पुलिस के सामने NM जोशी मार्ग पर स्थित पुलिस स्टेशन पर वो पहुंचते हैं और वहां पर उनसे लगभग 12.5 घंटे तक पूछताछ की जाती है। फिर एक सवाल लगातार सोशल मीडिया पर उठता है कि क्या अर्नब गोस्वामी ने कोई ऐसा गंभीर अपराध किया था सोनिया गांधी पर टिप्पणी करके कि उनकी 12.5 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की जाए। ये तो एक तरह से उत्पीड़न हुआ। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मामला केवल सोनिया गांधी पर किसी टिप्पणी के बारे में है या कुछ और भी है। तो ये जानने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा सोर्स है, वो है FIR। तो FIR हम देखते हैं तो वहाँ पर 11 धाराओं में इनके ऊपर अर्नब गोस्वामी के ऊपर वो मामले दर्ज किए गए हैं। हम एक एक करके उन सभी धाराओं को देखेंगे कि क्या है वो धाराएं और उनमें जो है क्या पनिशमेंट की बात की गई है। पहली जो धारा उन पर लगाई गई है वो है सेक्शन 153, वो है बलवा यानी कि राइट करने के आशय से प्रोवोकेशन देना। इसमें 2 परिस्थितियां हैं। अगर राइट दंगा हो जाता है या बलवा, जिसको टेक्निकल वर्ड में जिसको बलवा है, कि अगर बलवा हो जाता है तो क्या होगा, तो 1 साल का कारावास हो सकता है या उनके ऊपर जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों से दंडित हो सकते हैं। इस अपराध की प्रकृति क्या है, ये कॉग्निजेबल है और बेलेबल दोनों है। दूसरी स्थिति है कि अगर राइट नहीं होता है तब फिर क्या होगा, तब फिर जो है 6 महीने तक का कारावास हो सकता है या फिर जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों से ही उनको दंडित किया जा सकता है। फिर अगली जो धारा इनके ऊपर लगाई गई है वो धारा 153A है कि धर्म, जाति, निवास, जन्म स्थान, भाषा के आधार पर विभिन्न वर्गों के मध्य शत्रुता को बढ़ावा देना। इस धारा के अंतर्गत जो पनिशमेंट है वो 3 साल तक का कारावास है या जुर्माना है या फिर दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। अपराध का नेचर कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। इसके बाद एक धारा है, धारा 153B, जो है राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले इम्प्यूटेशंस एंड असर्शंस यानी कि लांछन और प्रख्यान जो इस प्रकृति के हैं कि वे राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रिटी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं, ये भी उनके ऊपर धारा 153B के तहत लगाया गया। और इसके लिए पनिशमेंट भी 3 साल तक का कारावास है या फिर उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। और इसकी प्रकृति कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की है। इसके अलावा 2 धाराएं, धारा 295 और 298 भी उनके ऊपर लगाई गई हैं, जो हैं किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का विद्वेष पूर्ण ढंग से अपमान करना। 295A जो जिसके तहत उन्हें 3 साल तक का कारावास हो सकता है या उनको फाइन से दंडित किया जा सकता है या फिर दोनों ही उनके ऊपर लगाया जा सकता है, दोनों ही दंड उनको दिए जा सकते हैं। इस धारा की प्रकृति भी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है। धारा 298 कहती है कि किसी व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाने के लिए कोई शब्द आदि कहना, इसके लिए जो दंड है वो 1 साल तक का कारावास है या फिर जुर्माना है या फिर दोनों हो सकता है। प्रकृति क्या है, प्रकृति है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बेलेबल है। फिर धारा 500 IPC के तहत मानहानि, धारा 504 जिसके लिए 2 साल तक का कारावास हो सकता है, जुर्माना हो सकता है या दोनों। धारा 504 IPC के तहत लोक शांति भंग कराने को, पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से किया गया अपमान, जिसके लिए 2 साल तक का कारावास हो सकता है, फाइन हो सकती है या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये और ये बेलेबल है। इसके अलावा एक और धारा है जो 505(2) है IPC की, वो कहती है कि मिथ्या कथन इस आशय से कि विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य हो जाए।
उसके लिए 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार धारा 506 आईपीसी क्रिमिनल इंटिमिडेशन का उनके ऊपर आरोप है, 2 साल तक का कारावास जिसके लिए हो सकता है या फाइन हो सकती है या दोनों से ही जिसके लिए उनको दंडित किया जा सकता है। और 2 धाराएं हैं, धारा 117 और धारा 120 बी। धारा 117 कहती है आईपीसी की कि लोगों को अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करना, जिसके लिए 3 साल तक का कारावास हो सकता है या फाइन हो सकती है या दोनों से ही उनको दंडित किया जा सकता है। और धारा 120 बी जो कि आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशमेंट की बात करती है, इसमें 2 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी ये है कि अगर आपराधिक षड्यंत्र ऐसा है जिसके लिए जिस अपराध के लिए जो षड्यंत्र किया गया है, कॉन्स्पिरेसी की गई है, अगर उसके लिए जो सज़ा है वो कैपिटल पनिशमेंट है यानी कि मृत्युदंड है, या फिर आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या 2 साल या उससे अधिक के कारावास का दंड है, तो उसके लिए उसके षड्यंत्र के लिए भी सेम वही दंड दिया जाएगा। लेकिन अगर वो अपराध ऐसा है जिसमें सज़ा 2 साल से कम की है, तो उसके षड्यंत्र के लिए जो है 6 महीने तक का कारावास हो सकता है या फिर फाइन हो सकता है या फिर दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। और ये तो वो 11 धाराएं हैं जिनके अंतर्गत अर्नब गोस्वामी पर आरोप लगाए गए हैं। धारा 153, धारा 153 ए, धारा 153 बी, धारा 295 ए, धारा 298, धारा 500, धारा 504, 505(2), 506, 117 आईपीसी और 120 आईपीसी, 120 बी आईपीसी। अर्नब को क्या दंड मिल सकता है, इस पर टिप्पणी करना अभी उचित नहीं है, लेकिन जिन अपराधों का उन पर आरोप है वे भिन्न भिन्न श्रेणी में आने वाले अपराध हैं। उन पर मानहानि का अपराध है, उन पर लोक शांति में व्यवधान डालने का अपराध है, उन पर लोगों को अपराध करने के लिए उकसाने का आरोप है, उन पर समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य शत्रुता कारित करने वाले बात कहने का जिससे लोग शत्रुता कारित हो, उनका भी अपराध है, उन पर राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने वाले असर्सन का आरोप है, उन पर जो है आपराधिक षड्यंत्र का आरोप है। तो भिन्न भिन्न श्रेणियों के अपराध हैं, लेकिन अधिकतर अपराध ऐसे हैं, एक बात तो तय है कि अधिकतर अपराध ऐसे हैं जिनके लिए अधिकतम दंड 3 साल तक का कारावास दिया जा सकता है। मैंने ये वीडियो बनाई है और जो मेरा प्रयास रहा है वो ये समझाने का रहा है कि जो एक नैरेटिव चल रहा है कि सोनिया गांधी पर कमेंट करने की वजह से उनको इतनी देर तक पुलिस इंक्वायरी का सामना करना पड़ा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो एफआईआर है वो उन पर विभिन्न 11 अपराधों के आरोप उस एफआईआर में हैं, जिसमें सोनिया गांधी पर जो मानहानिकारक टिप्पणी है वो केवल एक टिप्पणी है, बाकी कई गंभीर दूसरे अपराध भी हैं। जो वो आरोप जो लगाए गए हैं उनके उस न्यूज़ शो के आधार पर लगाए गए हैं जिसमें उन्होंने ये टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने और भी बाकी बातें की। तो ये तो हो गई सामान्य बात, एक भ्रम को दूर करने के लिए, एक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैंने वो प्रयास किया है। दूसरी तरफ एक मैं सुझाव देना चाहूँगा लॉ स्टूडेंट्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर है जिसमें वो उस रिपब्लिक टीवी के उस वीडियो को जिसमें अर्नब गोस्वामी ने अपना शो किया था उसको वो देख सकते हैं, और साथ ही साथ ये खोजने की कोशिश कर सकते हैं कि वो कौन से स्टेटमेंट रहे होंगे जिनके लिए ये अलग अलग 11 धाराएं का आरोप उन पर एफआईआर में लगाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।